स्वदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम पैनलिस्ट मेहमानों का, अपने साथ जुड़ चुके दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही सीधे अपने घरों से पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर हमारे बहस की दशा और दिशाओं को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज बता देता हूं पब्लिक के मंच में कौन कौन जुड़ेंगे। आज पब्लिक के मंच में जम्मू से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रमोद कपाही, मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़ेंगी आरती पुंडीर, मेरे साथ नोएडा से जुड़ेंगी प्रज्ञा और मेरे साथ अशोक वीरमानी दिल्ली से जुड़ेंगे। ये तीन लोग पब्लिक के मंच में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज के बहस का मुद्दा क्या है। आज के बहस का मुद्दा कश्मीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कश्मीर में दो डेवलपमेंट बड़े खास थे। पहला तो ये कि गृह मंत्री अमित शाह ने जाकर वहां पर कश्मीरियों को गले लगाने की कोशिश की, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मैं सीधे आपसे मिलना चाहता हूं, इसलिए आपके और मेरे बीच जो बुलेट प्रूफ कांच की दीवार है उसको भी हटाता हूं। गृह मंत्री का यह कदम अपने आप में संकेत है कि वो सीधे जाकर कश्मीर वासियों के दिल में उतर जाना चाहते हैं। इसीलिए अपनी सभा के बाद वो नीचे उतरे, लोगों से हाथ मिलाएं। लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती कैसे पीछे रहती। उन्होंने कल पाकिस्तान की जीत के बाद जो जम्मू कश्मीर में जश्न मना, जो पटाखे फोड़े गए, उसको लेकर एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत का गुस्सा कश्मीरियों पर क्यों निकाला जा रहा है। लेकिन महबूबा इस बात का जवाब नहीं दे रही हैं कि पाकिस्तान की जीत पर श्रीनगर या फिर कश्मीर में पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं, खुशी क्यों मनाई जाती है, यह भी सवाल है। इन तमाम मुद्दों पर बहस होगी। भारत सरकार की जो कोशिश है कश्मीर में एक हीलिंग टच देने की, उसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज के दिन भर का अपडेट। घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। 3 दिन के कश्मीर दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी में नए युग की शुरुआत की बात कहते हुए उन पाकिस्तान परस्तों पर जमकर पलटवार किया जो वक्त बेवक्त पाकिस्तान का राग अलापते हैं। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 जाने के बाद घाटी में कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए भैया कितनी जमीन चली गई, 2 साल हो गए। मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की टीम की जीत को अपनी पाकिस्तान परस्त राजनीति से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, पाक की जीत का जश्न मनाने के लिए कश्मीरियों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? कुछ लोग जानलेवा नारे भी लगा रहे हैं। कोई ये नहीं भूल सकता कि जम्मू कश्मीर के अलग होने और विशेष दर्जा छीनने पर कहां-कहां मिठाइयां बांटी गई थी। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत करने का राग अलाप रहे हैं। जब तक आप हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करके मामला हल नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे। दूसरी ओर कश्मीर में शांति और सुरक्षा का संदेश लेकर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह लगातार आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। हमेशा पाकिस्तान से बात करो, हुर्रियत से बात करो, लगाते रहे, क्या नतीजा हुआ? और जो शांति को खलल पहुंचाते, उनका मकसद क्या है? यहां उद्योग न लगे, यहां टूरिज्म न बढ़े, यहां का युवा बेरोजगार रहे और बेरोजगार होकर उनके बताए रास्ते पर हाथ में पत्थर उठाता है। पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में एक रात बिताकर गृह मंत्री अमित शाह उन लोगों को भी सख्त संदेश दे रहे हैं जो घाटी में दहशत फैलाने का मंसूबा पाले हुए हैं। देश की बहस में चर्चा है कि गृह मंत्री की 3 दिन की कश्मीर यात्रा से क्या आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिरा है? क्या कश्मीर में नए युग की शुरुआत हो रही है या फिर पाकिस्तान परस्त महबूबा मुफ्ती जैसे नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं? तो आज का हमारा सवाल महबूबा मुफ्ती के ट्वीट से जुड़ा हुआ है। वो फिर आग क्यों लगा रही हैं पाकिस्तानी परस्ती करके? इसीलिए हमारा सवाल है, पाकिस्तान की जीत पर क्या भारत में पटाखे फोड़ना या फिर जश्न मनाना उचित है? आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप मेरे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002255 पर आकर
9711002266 पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ जानी मानी पत्रकार आरती टिक्कू सिंह जुड़ गई हैं, जो कि खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ चरण सिंह सप्रा साहब हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। मेरे साथ इफ्रा जान साहिबा हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की। मेरे साथ वकार भट्टी साहब है, जो कि फाउंडर मेंबर है JNK स्पैम के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत वकार आपसे करना चाहता हूं। ये पाकिस्तान की जीत पर श्रीनगर में पटाखे फोड़ना और महबूबा मुफ्ती को उसको डिफेंड करना, क्या आप इसको ठीक मानते हैं? ऐसे दिन जब गृह मंत्री खुद आपका हाथ फैलाकर कश्मीरियों को गले लगाने की बात कर रहे हैं, अपना बुलेट प्रूफ का वो कांच हटा देते हैं, इतना बड़ा जेस्चर देते हैं। जी दीपक जी, पहले तो 2019 5 अगस्त को जब 370 और 35A को ख़त्म किया गया, उसके बाद पहली बार जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब कश्मीर के दौरे में थे और कल रात को उनका स्वागत भी किया गया कश्मीर में, जब कश्मीर में जश्न मनाया गया। यहाँ तो पूरे भारत में भाजपा और IT सेल तो ये कहने पे है कि देखिए जी, जम्मू कश्मीर की आवाम आज हमारे साथ है, 370 के बाद काफ़ी खुश है। तो मुझे खुशी रात को क्यों दिखाई दी गई जब पटाखे जलाए गए और पूरे कश्मीर में जश्न मनाया गया, और उस टाइम अमित शाह साहब श्रीनगर में ही लाइव देख रहे थे सारा कुछ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दीपक जी, क्या अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं कि पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ना उचित है? किसकी खुशी? आप ये कह रहे हैं वकार भट्टी की पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ना है, खुशी मनाना उचित है? सुने लॉजिकल है? नहीं दीपक जी आप समझे नहीं, आप समझे नहीं दीपक जी, समझिए नहीं तो क्या लगता है हिंदुस्तान के हारने पे पटाखे जलाए हैं? अगर कुछ तो है ना, ये सवाल आपने मुझसे नहीं पूछना, नहीं ये सवाल आपको आज अमित शाह से पूछना था कि अमित शाह साहब आपने 370 को ख़त्म किया, आपने जम्मू कश्मीर को आज़ादी दिलवाई 2019 5 अगस्त को, आप ही ने बोला था अलगाववाद से, मिलिटेंसी से, पाकिस्तान से। तो बताइए अमित शाह साहब, आप होम मिनिस्टर हैं और आप कश्मीर में हैं, और ये पाकिस्तान जीतने पे इतना जश्न कैसे मनाया गया? आपने पूछना था भाजपा से, आपने पूछना था होम मिनिस्टर से। ठीक है, मैं सीधे शाजिया से सवाल पूछ लेता हूँ। आप कह रहे हैं उचित है, आप कह रहे हैं उचित है, मतलब वकार भट्टी जिस थाली में आप खाते हैं उसी में छेद करते हैं। वकार भट्टी साहब, ये वही हुआ कि जिस थाली में आप खा रहे हैं, मैं थाली उसी पर अपनी छेद कश्मीर कर रहे की थाली हैं। में, सुनिए ये वही है जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। मेरी थाली कश्मीर की थाली, मेरी थाली कश्मीर की थाली है। और वो कश्मीर हिंदुस्तान का पैसा खाता है, वो कश्मीर हिंदुस्तान का बंद भाग है। भूलिए मत वकार भट्टी इस बात को, भूलिए मत इस बात को। अब रुक जाइए, शाजिया को सुनिए। हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा भी कि पूरे देश के सारे राज्यों के नागरिकों को जो हर एक नागरिक के हिसाब से उस पर खर्चा होता है सरकारी, उससे कहीं ज्यादा हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर होता है। और हमने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि हर एक बाशिंदे से, खास तौर से नौजवानों से हम जुड़ना चाहते हैं और उनको सुरक्षित और महफूज रखना चाहते हैं। और ये देखिए भाई साहब, इतनी नफरत इनको है, इनके दिल में इतना जहर है कि वो अपने से नफरत, अपने भाई बहनों से नफरत करने को तैयार है। उन्हें आप मौत के घाट उतारने को तैयार है, सिर्फ भाजपा से नफरत दिखाने के लिए। और मुझे अफसोस के साथ और अफसोस क्या, एक शर्मिंदगी सी वकार मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी, ऐसा मत करिए प्लीज। बहन हारेगी, मैं रनी कमेंट्री नहीं, दीपक जी मैं काउंटर करूंगा, दीपक जी काउंटर करूंगा। मैं काउंटर करने के लिए मौका दूंगा आपको, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं काउंटर करने के लिए मौका दूंगा, सिर्फ शाजिया की आवाज आएगी। मैं आपको काउंटर करने के लिए मौका दूंगा, मैं सबको मौका देता हूँ। आप जानते हैं वकार इस बात को, और सबको बोलने का भरपूर मौका दिया जाता है इस चैनल पर। शाजिया कंक्लूड करिए अपनी बात को। वकार भट्टी की आवाज नहीं, सिर्फ शाजिया की आवाज। अखलाकी तौर पर किस तरह के इंसान है, शर्म आती है मुझे कि आप अब इस देश के बाशिंदे हैं, सच में। और एक नापाक देश के साथ आपकी नापाक सोच है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका प्यारा भाई, आपकी प्यारी बहन, आपके घर का कोई प्यारा सा सदस्य, जिसके लिए आप दुआ करेंगे कि वो जीत कर आए, और खुदा ना खास्ता वो हार जाता है, कोई मैच हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, कोई भी मुकाबला हो, आप पटाखे फोड़ेंगे, ये आपकी जहनियत है। और मुझे शर्म आती है कि आप अपने घर वालों के साथ ऐसा करेंगे। आपका प्यारा घर जो पनाह देता है, आपको प्यार से रखता है,
जिसके आप बेटे हैं, जिसके आप बेटी हैं, मतलब मुझे शर्म आती है। मैं क्या बोलूं, मैं आपको क्या बोलूं वकार। आप मुझे गाली दे दो कि जितनी देनी है आपको, आप गृह मंत्री को बोल दो, भाजपा को, लेकिन आप उस सरजमीन को बोलेंगे, उस प्यारी धरती को। ठीक है, मैं वकार से जवाब ले लेता हूँ। क्या वकार वही की पाकिस्तान परस्ती, क्या वकार उन्हीं लोगों की पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान की परस्ती कर रहे हैं जो घाटी के अंदर खून बहाता है, निर्दोष लोगों को मारता है, कश्मीरियों को मारता है, और घाटी में पिछले 7 दशक से अमन चैन उसने नहीं कायम होने दिया है। क्या आप उस पाकिस्तान के झंडा बरदार है वकार भट्टी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। वही पाकिस्तान जिसने घाटी में खून बहाया है, बताइए। दीपक जी सुनिए ना। अभी मैडम शाजिया ने बोला कि मैं लानत भेजती हूं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से डबल लानत भेजता हूं शाजिया इल्मी जैसी सोच के ऊपर। पहली बात, जम्मू कश्मीर में जश्न मनाया गया 370 जब हमने हटाया था तो आप ही ने बोला था कि हमने आजादी दिलवाई। कश्मीर ने आपको ये कल बताया है कि हम कहाँ हैं। नहीं, आपने 370 के विरोध में पटाखे नहीं फोड़े, आपने पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े। दोनों चीजों को कंपेयर मत करिए वकार भट्टी, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप अपने मुद्दे के लिए हाथ उठाते तो मुझे कोई परहेज नहीं था, लेकिन आप पाकिस्तान के समर्थन में हाथ उठाएंगे तो मैं नेशनल टेलीविजन पर आपको टोकूंगा, आपकी पाकिस्तान परस्ती को टोकूंगा, आपकी सोच को टोकूंगा, जो आपको आप इस धरती के कृतज्ञ नहीं हो, जहाँ पर रहते हो, जहाँ पर खाना खाते हो, जहाँ पर रोटी खाते हो, जहाँ पर रोजगार लेते हो। आपने मोहम्मद शमी की क्या हालत की है? आप कैसे हैं? अपने मैं रोटी कश्मीर की खाता हूं दीपक जी। पूरा देश मोहम्मद शमी के साथ है, पूरा देश इंक्लूडिंग मैं। रोटी कश्मीर कुछ पागलों ने किया हो उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता। पूरा देश मोहम्मद शमी के साथ है, इंक्लूडिंग मैं। सचिन तेंदुलकर भी साथ है, वीरेंद्र सहवाग भी साथ है, पूरी भारतीय टीम साथ है, लेकिन आपकी गंदी पाकिस्तानी सोच के साथ है। ये माफ कीजिएगा। आरती टिक्कू क्या कहेंगी सोच के बारे में? फिर मैं चरण सिंह सापरा साहब के पास जाऊंगा। हिंदू आतंकवाद ने टारगेट नहीं किया उसको? छोड़िए, कोई हिंदू आतंकवाद नहीं है, फालतू की बात मत करिए वकार भट्टी जी। जब डिफेंस करने के लिए आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचा तो आप हिंदू आतंकवाद चिल्लाने लग गए। कहां पर है हिंदू आतंकवाद? जय श्री राम बोलकर किसको मारा जाता है? सीरिया में, अफगानिस्तान में, वहां है ना आतंकवाद? वो अफगानिस्तान में जय श्री राम बोल के मार रहे हैं क्या? बताइए ना, आतंकवाद नाथुराम बताइए ना, बताइए वकार भट्टी, बताइए क्या? ठीक है, आरती बोलेंगी आप, किसी और की आवाज नहीं। आरती बताइए, इस सोच के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए दीपक जी, पाकिस्तान जो है एक वायरस है, एक आइडियोलॉजी है जो सिर्फ कश्मीर में नहीं, कई सारे पॉकेट्स है भारत में, जहां छोटे छोटे पॉकेट्स है, जहां पे पाकिस्तान की जो जहनियत है, 2 नेशन थियरी, कॉम्युनल आइडिया कि हिंदू और मुसलमान जो है वो 2 अलग नेशंस है और मुसलमानों के लिए एक अलग नेशन पाकिस्तान है। ये जहनियत जो है बहुत सारे पॉकेट्स में अभी आपको मिलेगी, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 50 साल से इस जहनियत को बोया गया है। ये जो हेट्रेड है, ये जो नफरत जो है क्रिएट की गई है बहुत सारे पॉकेट्स में, केरला में देख लीजिए, बॉम्बे में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए। ये जहनियत जो है ये बिल्कुल 2 नेशन थ्योरी की एक आउटकम है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो लोग इसको जस्टिफाई करते हैं उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि सबसे बड़ा विक्टिम जो है इस जहनियत का, पाकिस्तान या 2 नेशन थ्योरी का जो सबसे बड़ा विक्टिम है, वो आज की डेट में मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान है। कश्मीर में हिंदुस्तानी मुसलमान मारा गया। पिछले 30 साल में हिंदुस्तानी मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए, कश्मीरी हिंदू विस्थापित किए गए, कश्मीरी हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग हुई, जेनोसाइड हुआ। लेकिन कोई भी, ये जितने भी इंटेलेक्चुअल्स आप बुलाते हैं टीवी पे, बहुत ही शर्मनाक है कि ये इस जहनियत को जस्टिफाई करते हैं। ये पाकिस्तान जो एक टेरर स्टेट है जिसकी वजह से कश्मीर में इतना खून खराबा हुआ है, उसको जस्टिफाई करते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं। शर्म की बात है, इनको शर्म नहीं आती कि इनके ही अपनी स्टेट में जो तशद्दुद हुआ है पिछले 30 साल में,
ये उसी मुल्क की तरफदारी कर रहे हैं। तीसरी बात कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के खिलाफ काम नहीं कर चुका है। अफगानिस्तान में उन्होंने जो तशद्दुद फैलाया, जो अमेरिका में 9/11 सितंबर 11 में जो उन्होंने आतंकवाद जिस तरह पूरी दुनिया में फैलाया, पाकिस्तान टेरर स्टेट है पूरी दुनिया का। सबसे बड़ा एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान है, और ये लोग उसकी खुशी में उनकी जीत में ताली बजाते हैं। कितनी शर्म की बात है। ठीक है, किस तरह का इंटेलेक्चुअलिज्म है इंडिया में। ठीक है, मैं वकार भट्टी साहब, बहुत वक्त है हमारे पास, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत अनफेयर होगा अगर मैं चरण सिंह सापरा साहब को डिबेट के अंदर ना लेकर आऊं। चरण सिंह सापरा साहब, मैं 2 ट्वीट दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये सिर्फ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की राय है, कांग्रेस की नहीं, लेकिन ये राय क्यों? सबसे पहले प्लीज दिखाइए राधिका खेड़ा और फिर रागिनी नायक, और फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या भारत की जीत में क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवाली बेइज्जती, ये भारत की हार के बाद जो राधिका खेड़ा हैं, वो कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं और सोशल मीडिया का जिम्मा संभालती है, उन्होंने लिखा भारत की हार से क्या उन्हें खुशी हो रही है। और दूसरा रागिनी नायक, वो भी दिखाइए प्लीज, रागिनी नायक। अब मेरा चरण सिंह सप्रा साहब आपसे सीधा सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भारत की हार में खुशी क्यों हो रही है? नहीं, देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। उन्होंने अगर ट्वीट लिखा है तो वो किसी और एंगल से लिखा होगा और आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है। मुझे खैर, इसका खुलासा तो वही दोनों प्रवक्ता, वही दोनों महिलाएं कर सकती है। सप्रा साहब प्लीज, मैंने आपको यही बात कह दी कि उनके लिखे हुए ट्वीट का खुलासा वही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं उनके एंगल को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता हूं, उनके एंगल के ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आपको कश्मीर के ऊपर और अमित शाह की अगर जो यात्रा चली है, ये कश्मीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती इन्हीं के समर्थन में उतर कर आई हैं और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने देने की लोग जो आलोचना कर रहे हैं वो गलत है। ये आज का मौजूद मुद्दा है सर। ये ट्वीट अभी 3.5 घंटे पहले आया है और कांग्रेस के 2 प्रवक्ताओं के ट्वीट भी महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के साइड में दिखाई दे रहे हैं, उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, उनके समर्थन में कोई ट्वीट नहीं है। ये मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। आप उसको एक तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उन्होंने किस वजह से लिखा है वो आप उनको पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती ने जो भी लिखा है उसके साथ में कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तर देना चाहिए कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ में जब सरकार बनाई। मैं तो वहां से शुरुआत करूंगा, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जिस वक्त शपथ ले रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान का और अलगावाद का धन्यवाद किया नरेंद्र मोदी की हाजिरी में, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह तब क्यों नहीं कुछ बोले? और आज अमित शाह बोलते हैं कि हम युवाओं को पूछेंगे, कश्मीरी घाटी के लोगों से हम बात करेंगे। ये बताएं कि 370 हटने के बाद में 2.5 साल तक क्या ये लोग पकोड़े तल रहे हैं? क्या ये लोग सोए हुए थे, कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? क्यों नहीं घाटी के लोगों से बात किया आपने 2.5 साल तक? और फिर ये भी बताएं कि आज जब आतंकवाद बढ़ गया है, जब लोगों की हत्या होने लगी है, जब आग लगी है, तब आप कुआं खोदना चाहते हो। आप कहते हो कि हम घाटी के लोगों से बात करेंगे। क्या आपने मसरत आलम को छोड़ा था तब घाटी के लोगों से बात की थी? आसिया अंद्राबी की फोटो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर आई तो क्या जनता से बात की थी? महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई और तोड़ी तो क्या जनता से पूछ करके बनाई? आपने रेड कारपेट वेलकम अगर आईएसआई को दिया पठानकोट के अंदर तो क्या जनता से पूछ करके दिया? आपने एक तरफा युद्ध विराम किया, आतंकी और भारत की सेना के बीच में एक तरफा युद्ध विराम हुआ। मैंने आपके सब पॉइंट्स को माना कि ये 10,000 पत्थरबाजों के आपने केस वापस लिए और एफआईआर आपने मेजर आदित्य कुमार पर लिया तो क्या जनता से पूछ करके लिया? मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि आपने जितने पॉइंट उठाए सब वैलिड हैं। ये सब सरकार से पूछे जाने चाहिए। आप पूछ रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन का काम ही यही है। लेकिन आपके 2 प्रवक्ताओं ने आपके इस पूरे आर्गुमेंट को धो दिया, क्योंकि ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, भारत की जीत के समर्थन, भारत की जीत पर, भारत की हार पर जश्न मना रहे हैं। आपके पूरे पॉइंट को उन्होंने नलीफाई कर दिया, माइनस कर दिया। अब आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, आप खुद मान रहे हैं इस बात को और खुद मुस्कुरा रहे हैं। पार्टी की प्रवक्ता को उत्तर देना चाहिए। नहीं, वो देंगी उत्तर, लेकिन मुझे बताइए ना। मैं तो आपके झूठ का पॉइंट वाइज उत्तर देने चाहिए। अगर मुझे मौका मिले आप जवाब दीजिए ना। इनसे 6 पॉइंट आप इस बात का जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए
कि आपने मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था शाजिया इल्मी, ये बात गलत है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अगर आप अभी उत्तर देंगी तो मैं बीच में बोलूंगा। आप चाहती हैं कि मैं आप उत्तर देंगी तो मैं बीच में बोलूं? आप क्यों मेरे बीच में बोल रही हैं? पहले आपसे जो सवाल पूछा गया उसका उत्तर दीजिए, फिर मैं आपके सारे सवालों का उत्तर मुझे पसंद नहीं है। आप इस तरह की डिबेट करना चाहती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं उस तरह की डिबेट। नहीं, मैं इंतजार कर रही हूं भाई साहब। उत्तर दीजिए कि नवाज शरीफ को मिलने के लिए नरेंद्र मोदी पाकिस्तान क्यों गए थे? बिन बुलाए मेहमान बनकर के क्यों गए थे? क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पहुंच गए थे? भाग रहे हैं भाई साहब, आपको देना पड़ेगा। आपको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि निरंजन हिजोई जो आसाम के अंदर सप्रा साहब आपने सब बातें बोल ली है, आपने सब बातें बोल ली है। शाजिया इल्मी का सवाल तो सुन लीजिए, शाजिया जी का सवाल सुन लीजिए, आपने सब बातें बोल ली है। सप्रा साहब आपने बातें बोल ली है, शाजिया जी का सवाल सुन लीजिए। शाजिया जी का सवाल है, आपका बोलिए। तमाम सारी चीजों के उत्तर दीजिए। देखिए मैं उन सारी बातों का जिन्होंने बोलने को बहुत अच्छा लग रहा था, अब मैंने 6 के 12 प्रश्न बीजेपी के साथ क्यों छोड़ा, कम से कम 12 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। का मैं पूरा डिटेल में बता सकती हूँ कि वो भाजपा नहीं एक और एक फ्रंट था। मैं सारी बातों का जवाब दे सकती हूँ उनका, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी क्योंकि सप्रा साहब चाहते हैं कि हम मामले को आए बाय दाएं शाएं करते हैं। मैं आए बाय दाएं शाएं नहीं होने दूंगी। आप बताइए, अगर आपके दो प्रवक्ताओं ने ऐसी बात कही है जो आपके आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता है, तो आप उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? आप पहले बताइए आप उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? नहीं, हमने तो सबके सामने बताया पीडीपी के खिलाफ नहीं जा रहे। हमने सबके सामने बताया कि आर्टिकल 370 हम क्यों हटा रहे हैं। वो सब मालूम है भाई साहब। नहीं, आप जो है आप इधर उधर भाग रहे हैं, जो बहुत ही जब जाहिर है आप क्यों भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। हम आपको बिठाकर अच्छे से बार बार वही सवाल पूछेंगे ताकि आपको भागने का मौका न मिले। तो हम आपसे फिर से पूछेंगे, जवाब दे दीजिए कि आपने क्या प्रवक्ताओं पर कार्रवाई की? उनका सवाल लॉजिकल है, इसका भी जवाब दे दीजिए। फिर हमको कश्मीर पर ही बहस करने, हमारे पास 1 घंटे भी और बाकी है। सप्रा साहब आप जानते हैं मेरे शो को। नहीं, मुझे ये जवाब दे दे कि आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम की इजाजत किसने दी थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने रेड नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं। प्रमाण क्योंकि हमें देना था पूरे वर्ल्ड को, आईएसआई को आपने रेड कारपेट वेलकम दिया या आपने 10,000 पत्थरबाजों को छोड़ा और मेजर आदित्य कुमार पर केस लिया? आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक तरफा युद्ध करने वाले दो देश की सेनाओं के बीच होता है। शाजिया इल्मी, दो देश की गलवान वैली में झूठी तकरार के मामले को ट्वीट करने वाले इंसान के बीच में एक तरफा झूठे मूठे अध्यक्ष। ठीक है, अब आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। मैं अपने दर्शक के पास जाता हूं, तब तक थोड़ा अपनी वाणी को विराम दीजिए। आप दीजिए सप्रा साहब, शाजिया जी आप दीजिए। और सप्रा साहब, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, कुछ सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं बहस में। और यही मैं शाजिया से कहूंगा। प्रमोद कपाही मेरे एक दर्शक जम्मू से है। प्रमोद, मैच के बाद कल जो कुछ हुआ उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये कश्मीर में जो पहाड़े के टट्टू हैं जो पाकिस्तान के हैं, ये उनका काम है। कश्मीर की आम जनता ऐसा नहीं करती है कुछ भी। ठीक है, कश्मीर की आम जनता ऐसा नहीं करती है। तो मैं सीधे इसी सवाल को लेकर और किसी के नहीं, इफ्रा जान के पास जाऊंगा। इफ्रा जान, जिन लोगों ने कल पटाखे फोड़े उन्हें भाड़े के टट्टू कहा है जम्मू के एक भाई ने। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वो भाड़े के टट्टू थे? और दूसरी बात, पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू। और दूसरी बात मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत की हार पर पटाखे फोड़े जाने या जश्न मनाने को आप उचित मानती हैं? जी, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। उम्मीद है लास्ट में आप मेरे पास आए हैं, आप बीच में नहीं काटेंगे। पहली बात तो मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई दीपक जी जब कल मैंने वो पटाखे फोड़ने वाला दृश्य देखा, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि नया कश्मीर में, जहां बीजेपी हर टेलीविजन चैनल पे आके कहती थी कि बीजेपी 370 हटने के बाद वहां लोग बीजेपी से इतने खुश हैं, इतने प्रभावित हैं, ये है वो है, फलाना है, ढिमकाना है, वहां पे अब नया कश्मीर है। वहां पे ऐसे दृश्य देख के मैं तो शॉक हो गई। लगता है बीजेपी जो है साफ साफ झूठ बोल रही थी। अब सवाल आपका भी जो है बहुत ही सही सवाल है। आखिरकार 370 हटने के बाद जब 5,000 कश्मीरी युवाओं को जेल भेजा गया था, उसके बाद अमित शाह जी के एक दिन आने से पहले 900 युवाओं को फिर से जेल में बंद किया गया। जम्मू और कश्मीर को एक यूटी बनाया गया, जहां उनको लोगों को कहा गया कि अब आप अपने नुमाइंदे नहीं चुन सकते क्योंकि आप अब्दुल्ला को चुनते हैं और मुफ्तियों को चुनते हैं, इसीलिए अब बीजेपी आपके लिए अपना नुमाइंदा खुद चुनेगी। वहां के लोगों को वोट नहीं दिया गया। उसके बाद इस तरीके से इंटरनेट, इतना प्रोलॉन्ग्ड इंटरनेट बैन, मोबिलिटी बैन,
फोन कॉल पे बैन लगा दिया गया। ये सब करने के बावजूद भी मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर और स्पेसिफिकली कश्मीर के लोग और वहां के युवा जो है अभी तक उनके बीजेपी के लिए दिल नहीं पिघले हैं। अब ऑब्वियसली ये सवाल तो हम सभी के लिए खड़ा होता है कि आखिरकार बीजेपी ने इतने अच्छे काम कश्मीरियों के लिए किए हैं, पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, इकोनॉमी के लिए इतना विकास का काम कर दिया, और अब इंटरनेट बंद कर दिया, फोन लाइंस बंद कर दी, यूटी बना दिया, आप लोगों ने किसी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। इसके बावजूद तो शाज़िया अलमी जी, आपको नहीं लगता कि कश्मीरी जो है वो तो बाहर निकल के आपको गले लगाना चाहिए? मतलब ठीक है, आपने बोला रोकिए मत, लेकिन इफ्रा आप मानती है जिन लोगों ने पटाखे फोड़े गलत किया, देशद्रोही काम किया, बताइए हाँ या ना? देखिए पहली बात तो ये, मैंने तो पटाखे नहीं फोड़े दीपक जी। मैं पूछ रहा हूँ ये सही है या गलत है? हाँ या ना में बताइए ना इफ्रा, ये सही है या गलत है? हर चीज पर आपकी राय है तो इस पर क्यों नहीं बिल्कुल बताइए ना? एक सेकंड, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन लोगों से पूछा जाए तो गलत है। चलिए कम से कम आपने इसको गलत कहा, क्यों फोड़े? चलिए गनीमत है, कम से कम इफ्रा ने इसको गलत कहा और वकार भाटी ने इसको गलत नहीं कहा। और एक सेकंड, आपने यहाँ पर मैं इफ्रा मैं बताती हूँ आपने क्या क्या गलत बयानी की है। मैं आपको आपने अपनी बातें रखी, आप फिर से रिपीट करेंगी। अब फिर से आपकी पूरी तकरीर में करीब 8 बार आपने इंटरनेट का जिक्र किया है, करीब 8 बार। मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। देखिए आर्टिकल 370 को क्यों हटाया गया और उसकी क्या वजूहात है, हमें फिर से बता सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है सब लोग जानते हैं। दूसरी बार भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम अपनी पसंद के नुमाइंदे को डालना चाहेंगे आपके सर के ऊपर। ये जरूर कहा था अमित शाह ने वहां जाकर कि 2-3 परिवारों का दबदबा है। एक तो बीच में नहीं इफ्रा प्लीज, आपके टाइम पर कोई बीच में नहीं बोला था, ये गलत है, मैं नहीं अलाउ करूंगा। जी दीपक जी मेरा एक सवाल ले सकते हैं? मैं आ रहा हूं सप्रा साहब, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। जवाब दे रही हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ इफ्रा, आप ही की सारी बातों का जवाब दे रही हूँ। ये किसी ने कहा कि भाजपा अपने नुमाइंदों को बिठाएगा और इलेक्शन नहीं होने देंगे, बल्कि हमने तो पंचायत के इलेक्शन वहां पे कराए हैं और पंचायतों को जितना ज्यादा सेंट्रल और जितना पैसा दिया गया है कभी दिया नहीं गया है। आप भी जानती हैं कितना करप्शन किया है, आप भी जानती हैं किस तरह से 3 परिवारों ने चलाया है, आप भी इफ्रा जानती हैं कि पहली बार वाकई में एक आम कश्मीरी के लिए कुछ किया गया है। इफ्रा बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोली थी। अल्लाह झूठ ना बनाए किसी को, इफ्रा अल्लाह झूठ ना बुलाए, कभी कभार सच बोल लिया कीजिए। और असलियत को इतनी तोड़ मरोड़ कर पेश करना इफ्रा क्यों कर रही है? अच्छा काम किया है। नहीं आप बताइए, इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ कर चीजों को पेश करना, इंटरनेट क्यों हटाया गया था उस दौरान? वो इसलिए था लोगों को महसूस रखना था, जैसे कि आरती ने बताया कितने आम कश्मीरियों की जाने गई है, हिंदुओं की, मुसलमानों की ज्यादा। इफ्रा गलत बात है, मैं इफ्रा ये गलत बात है, आप लगातार उनके बीच में बोल रही है इफ्रा, ये गलत है, वो आपके बीच में नहीं बोली। अच्छा प्लीज, ये गलत है, ये गलत है। मैं सीधे सप्रा साहब के पास चलूंगा। सप्रा साहब एक सवाल उठाना चाहते हैं, इस बीच सुशील पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सप्रा साहब देखिए दीपक जी, बात ऐसी है कि अगर कश्मीर के अंदर पटाखे जलाए गए हैं और अगर पाकिस्तान के फेवर में नारे वगैरह लगाए गए हैं, तो वहां की मौजूदा सरकार जो आज केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में सरकार की गलती है चल रहा है, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा ये दायर कर रहे हैं, ये सब तो सरकार की गलती है ना, सब कुछ भाजपा की गलती है, ना पाकिस्तान की गलती है, ये भी बताना चाहिए उनको, ना कांग्रेस के प्रवक्ताओं की गलती है। विदेश नीति की बात अगर हम करें तो ये भी अमित शाह को बताना चाहिए कि विदेश नीति में कहां छेद रह गया, क्यों आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, क्यों वहां पर। रोकिए सप्रा साहब आपने बात कर दी, सीधे मैं सुशील पंडित जी के पास जाता हूँ, आपको जवाब देंगे। सुशील पंडित साहब, पाकिस्तान के समर्थन में पटाखे फोड़े गए, नारे लगाए गए, ये क्या सरकार की गलती है? बताइए सप्रा साहब, सुनिए जवाब। लगता है सुशील जी फ्रीज हैं। सुशील जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बोलूं? जी बोलिए। तो मैं कह रहा था, आपके पैनल पर जो कुछ लोग आए हैं उन्हें सुनकर मुझे एक मेहमान की याद आई, जिसको आप घर बुलाएं, एक कांच के गिलास में उसको पानी पिलाएं
और वो पानी पीने के बाद उस ग्लास को पटक कर मारे और कहे टूट गया, आपने तो कहा था कि ये अनब्रेकेबल है, आप झूठ बोल रहे थे। ये जहनियत है कि आप ईर्ष्यावश उस खूबसूरत ग्लास को पत्थर पर पटक कर मारे और फिर आरोप अपने मेजबान पर लगाए झूठ बोलने का कि ये अनब्रेकेबल ग्लास तो था नहीं। आप कांच की खिड़की पर पत्थर दे मारे और कहें कि आपने तो डबल ग्लास लगाया था, ये तो टूट गया। इस तरह की मासूमियत से आपके पैनल में बकवास की जा रही है। देखिए, मैंने ये मैच नहीं देखा, मैं गम में था कि सैकड़ों लोग, सैकड़ों हिंदू सिख परिवार जो अपने मृतकों पर शोक मना रहे हैं, अपनी बिखरी हुई टूटी फूटी जिंदगी के टुकड़े बटोर रहे हैं और एक निरापद सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं निकल जाने की। कहीं निर्वासन में कोई अफगानिस्तान से भागने की जरूरत में है, कोई बांग्लादेश से, कोई अपने ही देश में बंगाल से या कश्मीर से, और हम लोग उस आतताई के साथ एक मनोरंजक खेल खेलने में व्यस्त हैं। मुझे इस बात पर मैं कतई मुतमईन नहीं था कि मैं ये देखूं, लेकिन फिर जब ये नतीजे आए और इस तरह की बातें देखने को मिली तो मुझे समझ में आया। जब ये नतीजे आए और इस तरह की बातें देखने को मिली तो मुझे समझ में आया कि ये बात नई नहीं है। कश्मीर में जब हम रहा करते थे तो जब जब क्रिकेट होता था, चाहे कुछ भी नतीजा हो, हमारी खिड़कियों के शीशे रिपेयर होने वाले होते थे, उनको बदला जाना पड़ता था क्योंकि वो टूटे तोड़े जाते थे पत्थर मार मार के। और ये एक जहनियत है। पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान के बनने से पहले की जहनियत है, ये जिन्ना की जहनियत है, ये सर सैयद अहमद की जहनियत है, जो आज इनके मंत्रियों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुंह से आपको सुनने को मिली, जो कह रहा है कि ये इस्लाम की फतेह है। ये हर बात में कुफ्र और ईमान, मुसलमान और गैर मुसलमान, ये लेकर के आते हैं। इस जहनियत में जहर है और ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं कि हम इस खेल को और हम इस व्यापार को और हम इन मुल्कों को कैसे देखते हैं। फर्क वहां पड़ता है जहां आपका दुश्मन इसको कैसे देखता है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि आपकी तैयारी, हमारी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधे वकार भट्टी के पास चलता हूं। वकार, अभी इफ्रा ने बोला और उन्होंने बड़ा साफ बोला कि जिन लोगों ने पटाखे फोड़े वो एक तरह का देशद्रोह है, वो इसको गलत मानती हैं। बताइए बिलाल, वकार भट्टी देशद्रोही हैं? जी बिल्कुल जी। एक बात में इफ्रा ने क्या बोला है, वो उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाइन होगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। नहीं, बताइए ना, आप है क्या? आप देशभक्त हैं, देशद्रोही हैं? और अगर देशभक्ति करते हैं तो किस देश की करते हैं, बता दीजिए बिलाल जी। सर, मैं अपने आप से झूठ बोल के कहां जाएंगे? मैं जम्मू कश्मीर की भक्ति करता हूं। मैं जब हाँ सुनिए ना दीपक, अपने आप से झूठ बोल के कहां जाएंगे, बताइए ना। सुन लीजिए ना, मैं जम्मू कश्मीर का भक्त हूं। मेरे दीपक जी सुनिए ना, सुनिए। और जम्मू कश्मीर किस देश का अंग है? जम्मू कश्मीर किस देश का अंग है? जम्मू, सुनिए ना, हिंद महासागर, सुनिए ना, आगे की लाइन भी सुनिए ना दीपक जी। आगे की लाइन नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। दीपक जी आगे बताइए ना, जम्मू कश्मीर किस देश का अंग है? मैं जम्मू कश्मीर का भक्त हूँ। सुनिए, और जम्मू कश्मीर किस देश का हिस्सा है, ये तो बताइए ना। आपको कबाब बहुत खाए हुए हैं, आगे पेट में दर्द है, सुनिए ना। नहीं, मेरा सवाल सुन के तो वैसे भी आपके पेट में दर्द होगा। मुझे ये बताइए ना, जम्मू कश्मीर किस देश का अंग है? ये बता दीजिए मुझे। आप जम्मू कश्मीर की भक्ति करते हैं, किस देश का अंग है, बता दीजिए। ज्यादा खा लिए थे। सुनिए सुनिए, अरे आप बताने में क्यों हिचक रहे भाई? हिंद महासागर को जानते हैं सर? हिंद महासागर बताने में क्यों हिचक रहे हैं? हिंद महासागर, जम्मू कश्मीर हिंद महासागर जिंदाबाद सबको बोलना चाहिए। हम हिंद महासागर की सलामी करते हैं। हम हिंद महासागर को जिंदाबाद बोलते हैं। हिंद महासागर को जानते हैं सर? मैं हिंद महासागर की बात करता हूं। मैं हिंद महासागर वकालत करता हूं सर। मैं जम्मू कश्मीर जिंदाबाद की बात करता हूं। मैं हिंद महासागर, उस हिंद महासागर की बात करता हूं जिसको मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी। मैं उस हिंद महासागर की बात करता हूं सर। पहुंच गए आप कहां? कश्मीर से? कैसी लिटरेसी है आपकी भाई? नाम आपने चेंज किया। मैं पुराने नामों पे जाऊंगा जी। मैं पुराने नामों पे जाऊंगा जी। मैं नामों पे जाऊंगा जी। नामों को बुजुर्गों ने दिया जी। आरती टिक्कू के पास चलूंगा। आरती टिक्कू साहब, ये दुनिया के सबसे बड़े सत्य को स्वीकारने से क्यों हिचकते हैं? इनके मुंह में नाम नहीं आ रहा है अभी। देश का नाम लेने में इनको शर्म आती है, तो देशभक्ति क्या करेंगे?
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए दीपक जी, ये जो टाल मटोल कर रहे हैं और जिस तरह से ये सीधे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यही एक प्रमाण है आपके पास कि ये जो पाकिस्तान का जो कम्युनल हेट्रेड है, ये जहनियत जो है ये इन जैसे लोगों के दिमाग में घुस चुका है। ये प्रमाण है आपके सामने, ये पूरे देश के सामने प्रमाण है कि लोग ओपनली नहीं बोल सकते हैं कि हम भारत के वासी हैं, हम भारत के सिटीजन्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर भारत का है। जो लोग इसको बोलने बिलाल बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले, सिर्फ आरती की आवाज दिमाग में बीच में नहीं, बिलाल दिल में जो है कम्युनल हेट्रेड भर चुका है। उनके दिमागों में टू नेशन थियरी की जो जहनियत है वो भर चुकी है। और यही प्रॉब्लम है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है, यही प्रॉब्लम दिल्ली में भी आपको मिलेगी, केरला में भी मिलेगी, वेस्ट बंगाल में भी मिलेगी। आप कोई भी बड़ी सिटी लीजिए, कोई भी बड़ा शहर लीजिए, टाउन लीजिए, इस जहनियत के लोग आपको मिलेंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि इसको इस जहर को, इस पाकिस्तान के जहर को हम लोगों ने पिछले 50 साल में इसको अलाउ किया है, इसको परमिशन मिली है इस जहर को आगे होने के लिए। और देखिए कि 50 साल में इसको बहुत ही अलग अलग नामों से हम लोगों ने अप्रूव किया। ये कहा कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान हमारा अपना भाई है, पाकिस्तान हमारी अपनी बहन है, अपनी बेटी है, जो भी है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ा जेनोसाइड बांग्लादेशीज के साथ 1971 में किया। सबसे बड़ा जेनोसाइड जो हुआ है 20th सेंचुरी का, वो पाकिस्तान ने किया मुसलमानों के खिलाफ बांग्लादेश में। उसके बाद कश्मीर में जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ हुआ 1990 में। अफगानिस्तान में जो उन्होंने अफगान मुसलमानों के खिलाफ किया है पिछले 30 साल में, 40 साल में, पाकिस्तान अल्टीमेटली जो है एक फाशिस्टिक स्टेट है, एक कम्युनल स्टेट है। बिलाल भाई अभी नहीं, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। मेरे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए हैं, अपराजिता सारंगी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी की, आलोक शर्मा जी, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। आज गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल अपने भाषण के दौरान बुलेट प्रूफ ग्लासेस हटा दिए, बल्कि ये प्रूव करने की कोशिश की और ये जेस्चर दिया कि वाकई वो कश्मीरियों से दिल मिलाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसी पहल है जिसकी सभी पार्टियों को सराहना करनी चाहिए? देखिए, वहां पर जाकर अगर किसी भी तरह से कश्मीरियत को जिंदा किया जाए और कश्मीर में अमन चैन के लिए कोई भी जेस्चर अपनाया जाए, उसका स्वागत। लेकिन ये टोकनिज्म है। देश के गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद, गृह मंत्रालय का रूल होने के बाद 2.25 साल तक आपको समय नहीं मिला जम्मू कश्मीर में जाने का। आज जब मजबूरी हो गई, जब वहां पर इतनी हत्याएं हुई, इतनी शहादत हुई, उसके बाद आपकी नींद जागी है, फिर आप जाकर वहां पर ये टोकनिज्म कर रहे हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके पिछले 1 महीने में घर से जो जवान थे वो शहीद हुए हैं। उस अध्यापिका जिसको पूरी तरह से टारगेट किलिंग के तहत मारा गया, उनके परिवार से पूछिए क्या हुआ है। इस टोकनिज्म के सहारे आप जम्मू कश्मीर को जिंदा करेंगे? आईटीबीपी के कैंपों में आप जाइए ना, चाइना जिस तरह से वहां पर कई जगह हमारे देश के वहां पर घुसा हुआ है। बंगाल और बिहार के चुनाव प्रचार का समय है अमित शाह जी के पास और मोदी जी के पास, लेकिन जम्मू कश्मीर जाने का समय नहीं है। कोरोना के समय में एक बार भी गए हो तो बता दीजिए, इतनी बड़ी महामारी थी। जम्मू कश्मीर को अगर इतना ही दिल से आप मानते हैं तो, क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। चुनाव तो बंगाल में थे, चुनाव तो बिहार में थे। एक बार कश्मीरी पंडितों के शरणार्थी शिविर में भी भेज दीजिए। 2 महीने पहले वहां पर राशन नहीं मिलने के कारण खूब हड़ताल और नारेबाजी हुई है। ये टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा। एक उड़ान योजना थी जिसमें 5000 बच्चे जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने जाते थे। इस बार 326 बच्चे आए हैं वहां से। जरा इस पे भी देख लीजिए क्या होगा। आप बड़े बड़े बाहें फैलाकर कह रहे हैं 10,000 करोड़ का वहां पर निवेश हो गया। एक प्रोजेक्ट का नाम अपराजिता जी जरूर बताकर जाएं। 2022 में 51,000 करोड़ का हो जाएगा। ये कौन से पंडित ने, मंदिर के पंडित जी ने बताया है, वो बताकर जाएं। जवाब ले लेते हैं। कितनी बहुएं वहां पर बीजेपी की आई हैं, कितने लोगों ने वहां पर जमीनें खरीदी हैं, इसका उत्तर दें। आज हालत यह है कि आपके टोकनिज्म, आपके दिखावे, आपकी दोगली नीति के कारण
आज वहां से कश्मीरी पंडित वापस पलायन कर रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे अपराजिता जी के पास चलता हूं। अपराजिता जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जो कुछ गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं वो सिर्फ टोकनिज्म है, एक दिखावा है, सिंसियरिटी नहीं है, ये उनका राजनीतिक आरोप है। आप सबको मेरा नमस्कार। क्रिया होने से प्रतिक्रिया होती है। दुखद यह है कि हर बार विपक्षी दलों की और विशेषकर कांग्रेस की नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। और मैं आपको बता दूं कि किस परिस्थिति में कांग्रेस की किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, इसका अंदाजा अब हम लगा लेते हैं। पता था आलोक जी निश्चित तौर पर कहेंगे कि इतनी देरी क्यों हुई, विलंब क्यों हुआ, आदरणीय अमित शाह जी अब क्यों गए। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और बहुत सारे कार्यों को सुचारू ढंग से चलाना पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह का काम 5 अगस्त 2019 के बाद से आज तक हुआ है, मुझे लगता है आप सबको उसकी सराहना करनी चाहिए। और जब नीतिगत निष्पत्तियां होती हैं, नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है संसद में बैठना पड़ता है और जो कार्य हैं वो गृह मंत्रालय में करने पड़ते हैं। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगी आदरणीय अमित शाह जी को कि जिस तरह से 3 दिन वो वहां रहे और पहली बार किसी गृह मंत्री ने सीआरपीएफ जवानों के साथ कैंप में रहने का भी निर्णय लिया, ये हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक विकास के जिस तरह के कार्य हमने वहां हाथ में लिए और अमन चैन शांति लाने की कोशिश की जा रही है, हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि हम सफल हो गए। देखिए, विकास एक प्रक्रिया होती है। 70 सालों में जो नहीं हुआ वो अभी 7 सालों में हम पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ा और समय लगे, संयम की जरूरत है। लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, 30,000 लोग जम्मू कश्मीर में पंच और सरपंच हैं और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसे नजरअंदाज हम न करें तो बेहतर है। और 12 लाख किसान हैं जम्मू कश्मीर में और हर साल हम करीबन 6,000 रुपए उनके अकाउंट में सीधा दे रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हर जगह बैंक ब्रांचेस खुल रहे हैं और इसी की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इनकी जो संख्या है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं आपको सबको बताना चाहूंगी कि मार्च 2020 से मार्च 2021 तक की 1 साल के अंदर 1,31,000 पर्यटक गए हैं। अगर अमन चैन शांति न रहे तो पर्यटक वहां न जाए। और यह जो संख्या है पिछले काफी सालों, बहुत सारे वर्षों की संख्या से अधिक है, 1,31,000। तो जो अच्छे काम हो रहे हैं मुझे लगता है हमें स्वीकारना होगा। ठीक है, और हमें मैं आप दोनों के पास होगा। आऊंगा। वक्त है मेरे पास। आरती पुंदीर मेरी एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गई हैं। आरती, क्या कहेंगी जिस तरह से कश्मीर में अमित शाह जी का दौरा हुआ और दूसरा जिस तरह से कल पाकिस्तान के जीतने पर खुशी मनाई गई, क्या ये जायज है? जी बिल्कुल भी जायज नहीं है दीपक जी। ये जिस तरह से ये जो कल पटाखे जलाए गए हैं हमारे देश में, ये समझ लीजिए कि आने वाले समय के बम हैं। बस लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, ये मान के चल लीजिए। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छे से ये संदेश दिया है अपना बुलेट प्रूफ हटा के, कि मतलब कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वहां से आतंकवाद का नामो निशान खत्म करना है। बिल्कुल जैसे कि अपराजिता जी ने कहा कि समय लगेगा, विकास का कार्य है, जरूर हमें समय की जरूरत है। ठीक है विकास आलोक जी, आप कंट्रोवर्सीज और ट्विटर वगैरह से दूर रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक्टिव नहीं हैं, आप बहुत एक्टिव हैं। लेकिन आपके जो 2 नेता हैं, चूंकि पाकिस्तान के जीत पर बात निकली तो आपके 2 नेता, एक रागिनी नायक और सर्वप्रथम राधिका खेड़ा, उन्होंने ट्वीट किया है इस बात पर खुशी जताते हुए कि भारत हार गया। क्या ये कांग्रेस की स्टेटेड पोजीशन है? देखिए, मुझे लगता है वो हार या जीत के ऊपर नहीं है, वो तंज इस बात पर है कि आप खेल को भी राजनीति में घसीट लाते हैं। आप खेल को भी पूरी तरह से भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान बना देते हैं। जो पाकिस्तान करता है वो ही यहाँ पर अंधभक्त करते हैं। क्या ये सच नहीं है? आप पिछले हमारी सरकार थी जब, आप पत्रकार जगत के ट्वीट उठार लीजिए, क्या क्या कहते थे कि सब कांग्रेस गद्दार है तो क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ चलाती। अब किसी एक मीडिया चैनल की हिम्मत हुई हो
कि सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया, एक डिबेट हुई हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है कि इसको खेल भावना को अलग रखना चाहिए, राजनीति को अलग रखना चाहिए। यही केवल उन ट्वीटों का संदेश है, सारगर्भित संदेश है। अगर उसको कोई दूसरी तरह से इंटरप्रेट करेगा तो वो कर सकता है। आज हम उसके ऊपर डिबेट नहीं करने बैठे। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, अगर इतना विकास हो गया अपराजिता बहन, तो ये इंटरनेट आज गृह मंत्री के जाने के बाद क्यों बंद करना पड़ रहा है? 700 दुपहिया वाहनों को क्यों थानों में खड़ा कर दिया है? 700 लोगों के ऊपर, लगभग 550 लोगों के ऊपर केसेस क्यों दर्ज हो गए हैं? 100 लोगों के ऊपर स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट का कानून क्यों लगा दिया गया है? अगर इतने अच्छे हालात हैं वहां पर, तो फिर तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर ये टोकनिज्म क्यों हो रहा है सब? मैं पूछना चाहता हूं, एक प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए जिसकी नींव इस सरकार ने 7 साल में रखी। जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। आलोक जी आपके वैलिड सवाल हैं, अपराजिता जी बताइए, दोनों बातों का जवाब दीजिए। जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं के ट्वीट है और जो आरोप आलोक शर्मा जी ने लगाए। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, एक परियोजना का नाम बता दीजिए जो मोदी सरकार ने 7 साल में शुरू की हो और वो पूरी हो गई। उसका नाम बता के जाइएगा आप जरा। विकास तो बहुत हो गया हमारा, गजब कर रहे हैं आप लोग, झूठ बोलने के मास्टर हो गए हैं आप लोग। देखिए, मैं आपको बता दूं कि विकास की प्रक्रिया होती है और एक रात में या 2 दिनों में विकास नहीं हो जाता है। 70 सालों में 3 परिवारों ने जम्मू और कश्मीर को खत्म कर दिया, इसे हमें मानना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती के 7 सालों में जिस तरह के काम हुए हैं वो अभिनंदनीय है, मैं आपको बता दूं। और जहां तक 3.5 साल सरकार आप लोगों ने चलाई, अब वो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, मैं आपको कह दूं काम था तो महबूबा आलोक जी प्लीज कंप्लीट करने दीजिए उनको। देश के गृह मंत्री जा रहे हैं और कुछ दिन पहले कुछ सिविलियंस की हत्या हुई। जब आपने कहा, मैंने नहीं कहा, जब आपने कहा आलोक जी तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। तो मैं जब बोलती हूं तो गरिमा मेंटेन करें। देखिए, ऐसा है, जब देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो कुछ एहतियात बरतने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकवादियों ने कुछ सिविलियंस को मारा है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में, ऐसी स्थिति में, ऐसी पृष्ठभूमि में जब गृह मंत्री देश के जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर एहतियात बरतने होंगे। मुझे लगता है कॉमन सेंस है, इसको बड़ी बात न बनाए। बात करें विकास की, बात करें जो हमारे एजेंडा हैं उनको लेकर बातचीत करें। हम जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, 100% वैक्सीनेशन हुआ है वहां, इसे स्वीकार लें आप। जितने भी एडल्ट हैं, जितने भी वयस्क हैं, जैसी स्थिति है वहां, फिर भी हमने 100% वैक्सीनेशन वहां किया है, कोरोना वैक्सीनेशन। मैं यहीं पर रुकूंगा आलोक जी, मैं आपको बिल्कुल 10 नहीं 30 सेकंड दूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे लिए बहुत टाइट है, ब्रेक मुझे लेना ही है। ब्रेक के बाद फिर से बहस का सिलसिला शुरू करें।